हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? मैं सोनी कुमारी आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लोग हिस्ट्री में चैप्टर 2 का पार्ट 2 शुरू करेंगे। पहले पार्ट में हमने यह पढ़ा था कि किस तरह से अंग्रेज़ भारत आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें पूरब में व्यापार का एकाधिकार पत्र सौंपा था। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच गतिरोध बढ़ा और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई और प्लासी का युद्ध हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं प्लासी का युद्ध। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल का शासक उनके व्यापारिक हितों का ध्यान रखे, लेकिन सिराजुद्दौला के आगे अंग्रेजों का मंसूबा कामयाब नहीं हो पा रहा था। अंग्रेज एक तरफ नवाब के विरोधियों और शत्रुओं को शरण दे रहे थे और दूसरी तरफ वे सिराजुद्दौला के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र भी रच रहे थे, परंतु अंग्रेजों को इसमें कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसी बीच सिराजुद्दौला ने भी अंग्रेजों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने आदेश जारी किया कि कंपनी उसके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप न करे, अपनी किलेबंदी रोके तथा बकाया राजस्व को चुकाए। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच संघर्ष अनिवार्य हो गया। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया, जिसे कि अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। क्रोधित होकर नवाब ने मई 1756 ईस्वी में कासिम बाजार पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। 20 जून 1756 ईस्वी को नवाब का फोर्ट विलियम पर अधिकार हो गया। नवाब की फौज ने कई अंग्रेज अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, उनके गोदामों पर कब्जा जमा लिया। कई अंग्रेज अफसरों ने आत्मसमर्पण कर दिया और अनेक अंग्रेज बंदी बना लिए गए। कलकत्ता का भार मानिक चंद को सौंपकर नवाब अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गया। जब इस घटना की जानकारी मद्रास पहुंची तो अंग्रेज क्रोधित हो उठे और नवाब को सबक सिखाने की योजना बनाने लगे और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में थल सेना एवं नौसेना कलकत्ता की ओर प्रस्थान किया। स्थिति का आकलन करने के बाद क्लाइव ने नवाब के कई बड़े अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में मिला लिया। इस परिस्थिति में मानिक चंद ने बिना प्रतिरोध किए कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया। इसमें अंग्रेजों का मनोबल बढ़ा और उसने नवाब के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। विवश होकर के नवाब को अलीनगर की संधि करनी पड़ी, जिसके तहत नवाब ने कंपनी को वह सभी व्यापारिक सुविधाएं लौटा दी जो उसे मुगल शासक फर्रुखियर के फरमान द्वारा प्राप्त हुआ था। इस संधि के बावजूद दोनों पक्ष में अविश्वास कायम रहा, यानी ये संधि तो हो गई लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे। अंग्रेज नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहे और नवाब भी अंग्रेजों को लेकर सजग थे। अंततः युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर स्थित प्लासी नामक स्थान में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच लड़ाई हुई। सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई और प्लासी का युद्ध एक अल्पावधि की लड़ाई थी। यह युद्ध कुछ ही घंटों में समाप्त हो गया। यहाँ देखिए बच्चों, ये इम्पोर्टेंट चीज है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। और इसमें सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे, क्या नाम था उनका? तो मीर जाफर, जिनके विश्वासघात के कारण ही नवाब की जो है सो हार हुई थी। युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। भारत में कंपनी की यह जीत बहुत मायने रखती थी, यानी अब बंगाल पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार कायम हुआ। कंपनी का यह बहुत बड़ी जीत थी और यहीं से कंपनी ने अपने पैर जमाने शुरू किए। कंपनी मीर जाफर को कठपुतली शासक समझ रही थी, परंतु धीरे धीरे कंपनी को महसूस हुआ कि मीर जाफर भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने में आनाकानी कर रहा था। अब अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। जब मीर कासिम भी अंग्रेजों की सभी बात मानने से इनकार करने लगा तो अंग्रेज उसके खिलाफ भी साजिश करने में जुट गए। जुलाई 1763 में कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल की नवाबी सौंपकर
मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध इतिहास में बक्सर युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखेंगे। बक्सर का युद्ध अक्सर पूछा जाता है, कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। इस युद्ध में एक और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम था, तो दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कैप्टन मुनरो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और इन तीनों, इनकी जो सम्मिलित शक्ति थी इन तीनों की, लेकिन इन तीनों की सम्मिलित शक्ति हार गई कैप्टन मुनरो के सामने। कैप्टन मुनरो की सेना से ये तीनों जो है वो पराजित हो गए और इस युद्ध का परिणाम अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथा अस्थायी सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में विजयी होने के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। अब मुगल सम्राट, बंगाल का नवाब और अवध का नवाब पूर्ण रूप से कठपुतली शासक बन गए। अंग्रेज कठपुतली शासकों के अनुभव से सीख लेते हुए खुद को नवाब बनने का रास्ता खोजने लगे। इलाहाबाद की संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर कंपनी का एकाधिकार व नियंत्रण स्थापित हो गया। बंगाल का विशाल जो राजस्व है, यहाँ पर बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है कि बंगाल जो था वह काफ़ी समृद्ध क्षेत्र था और यहाँ से बहुत ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होती थी। तो जब कंपनी का यहाँ पर एकाधिकार स्थापित हो गया तो जाहिर सी बात है कि कंपनी जो है वह आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गई। कंपनी के इतिहास में वैधानिक आर्थिक व्यापार का युग समाप्त हो गया और राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत राजकीय राजस्व के साथ व्यापार का युग आरंभ हुआ। कंपनी का फैलता साम्राज्य। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने के लिए सीधे सैनिक हमले न करके राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का सहारा लिया। यानी कंपनी जो है वह भारतीय रियासतों को अपने में शामिल करने के लिए उन्होंने किसी सैनिक शक्ति का सहारा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने क्या किया? राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक नीतियों का सहारा लिया। कंपनी ने भारतीय रियासतों में राजनीतिक एवं व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए अपने रेजिडेंट नियुक्त किए। भारतीय रियासतों पर सहायक संधि के तहत अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने पर रोक लगा दी गई। कंपनी अपनी सेना रखती और इस भारतीय शासकों को उठाना पड़ता था। अगर कोई शासक यह रकम नहीं देता तो जुर्माने के तहत उनके इलाके पर कंपनी अपना कब्जा कर लेती थी। अवध और हैदराबाद के इलाके इस कारण छीन लिए गए। यानी कि इन देशी रियासतों को क्या किया गया कि वे अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते थे, उन्हें अपनी रक्षा के लिए इनकी सेनाएं रखनी पड़ती थी, अंग्रेजों की सेनाएं रखनी पड़ती थी और इनकी सेना का सारा खर्च भी इन भारतीय रियासतों को ही सहन करना पड़ता था, उठाना पड़ता था। और अगर इसमें कोई आनाकानी करे तो क्या किया जाता था? उसकी है सो रियासत पर कब्जा कर लिया जाता था और इसी के तहत अवध और हैदराबाद का इलाका भी छीन लिया गया। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर इस पाठ को हम लोग पूरा करेंगे। आप किताब के माध्यम से इसको पूरा पढ़ें और समझने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू।